मैं तो शुरू से रामचंद्र शुक्ल से लेकर और विद्यानिवास मिश्र जी तक के निबंधों को पढ़ता रहा हूँ। महादेव वर्मा के निबंध बहुत सारे अच्छे निबंध हैं। निराला ने कई निबंध लिखे हैं। तो बहुत सारे एक लंबी परंपरा है निबंध लेखकों की साहित्य में। लेकिन आजकल ये काफ़ी वैचारिक और आजकल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो मुझे सबसे सुखद कुछ ने बता दिए हैं कि ये हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन हैं, समस्याएं हैं, उनसे उपजे हुए निबंध हैं और संस्कृति से लेकर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक काल तक निबंध जाते हैं, जहाँ की आपने बहुत सारे पाश्चात्य का अंधानुकरण, जैसे आपका निबंध है सर्वधर्म सद्भावना और लोक एकता, जीवन दर्शन, परिवार संस्कारों की पाठशाला, टूटते परिवार और अम्बेडकर के सामाजिक समरसता के सिद्धांत, मानव धर्म और बुरादी निबंध। तो ये सारे निबंध जो हैं वो परंपरा से लेकर और आज तक वो जाते हैं और आने वाले भविष्य की तरफ भी इशारा करते हैं कि हम अपने को किस तरह से व्यवस्थित करें कि आने वाले दिनों में किस तरह की समस्याओं से हमारा सामना होता है, तो हम कैसे उसका समाधान हम अपने अंदर ढूंढें। इसमें मैंने पाया है कि एक तो वो निबंध हैं जो परंपरा से आधुनिकता तक जाते हैं, दूसरे निबंध ऐसे हैं जो आधुनिक जीवन शैली और समाज व्यक्ति के संबंधों को लेकर हैं। वैसे निबंधों में मोबाइल उपयोग है, बदलते परिवेश में महिलाओं की भूमिका है, कोरोना काल में दर्शन की आवश्यकता, वैलेंटाइन डे और प्यार, त्योहारों की प्रासंगिकता, बुजुर्ग पीढ़ी और युवा पीढ़ी का तालमेल, परीक्षा फल और बेबसी, युवा वर्ग की मानसिक दशा। इस तरह से शिक्षा जगत की बदहाली और शिक्षकों की भूमिका, इस तरह से ये जो शीर्षक है जिसके अंतर्गत आपने अपने विचार संग्रहित किए हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसके पीछे आपका परिश्रम है, अनुभव है, दीर्घ अनुभव है और विषय है किस तरह का सर्वांगीण विकास। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन उसका अर्थ समझाने की कोशिश इसमें की गई है। संगति का असर, ये भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू है कि आप हर युग में एक जो नई पीढ़ी तैयार होती है, नई पौध तैयार होती है, उस पर इसका असर पड़ता है संगति का। इसलिए हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो हम अपने अनुभवों से उसको मना करने की, रोकने की, तो छोटे छोटे विषय हैं। मानव मन एक अनबूझ पहेली, ये भी वो विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म लगी, क्योंकि ये संपूर्ण तौर पे एक निबंध की जो परिभाषा होती है वो संपूर्ण तौर पे वो निबंध है, जिसमें कि एक उसकी भूमिका है। उस भूमिका के बाद बीच के हिस्से में उसका विस्तार किया गया है, जिसमें कि अनेक ग्रंथों और पुस्तकों की सहायता भी ली गई है। जगत प्रसिद्ध हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए, वो कहानियाँ और लिखी, वो भी कहानी कहीं कमतर नहीं है उसने कहा, लेकिन उन कहानियों को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। तो ऐसी बहुत सारे जो रचनाकार और अपने अपने रचनाएँ लिखी तो बहुत सारी है, लेकिन ये रचनाएँ उन्हें एक कालजयी रचनाकार के तौर पर तो कारण यही है। और मेरा ये मानना है कि जब कभी इस तरह की चर्चा या गोष्ठी होती है तो उसमें हम जो अच्छी बातें हैं वो तो हम रखें ही सामने। कुछ अगर लगता है कि उसमें कमी रहेगी तो मुझे लगता है कि वो भी इंगित करना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसे भी अन्यथा भाव से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि जो बता हूँ उनकी जानकारी में कमी, ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी की कोई आलोचना कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम उसके बारे में ज्ञान नहीं रखते या कम ज्ञान रखते हैं, तो उसे भी स्पष्ट कोई दूसरे वक्ता कर सकते हैं या कहीं और स्पष्ट कोई कर सकता है। तो थोड़ी सी कुछ मैं बहुत क्षमा याचना के साथ जो थोड़ी सी बातें मुझे लगी, अच्छी बातें तो मैंने बता दी था, जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत कमियां लगी वो मैं उसकी तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगा। एक निबंध है इसमें, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, और हर कोई जानता है कि उनका नाम नलिन विलोचन शर्मा है। इसमें पूरे निबंध में मैडम नलिनी विलोचन शर्मा आया है।
शीर्षक में भी नलिनी विलोचन शर्मा है, और मुझे लगा कि शायद हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो गया हो, कहीं वो हो जाता है, प्रूफ में गलती हो जाती है, तो हो सकता है। जब मैंने पूरा निबंध पढ़ा तो शुरू से लेकर अंत तक जहाँ नाम की चर्चा हुई है नलिनी विलोचन शर्मा, ये नाम तो नहीं होता, क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा, तो नलिनी विलोचन शर्मा और नकिनवासी को कौन नहीं जानता है कि नलिनी विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार तीनों ने मिल करके नकिनवाद प्रतिवाद जिसे कहते हैं उसकी स्थापना की थी। अब ये कि प्रयोगवाद के समानांतर जब प्रयोगवादी कविता की शुरुआत होती है उसी समय इन तीनों कवियों ने, तो नलिन जी उसमें सर्वश्रेष्ठ थे। तो इसलिए थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा अच्छा है ये कि इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए थी, और थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं, तो उसकी अशुद्धियाँ हैं, वो स्वाभाविक है, तो समझ में आती हैं, लेकिन मूल रूप से ये आपके विचार हैं इसमें जो कुछ भी आए हैं। तो कई निबंधों में ऐसा लगा कि विस्तार हो रहा है, विषय का विस्तार होते होते अचानक वो समाप्त हो गया। तो ये होता है कि ये विचार अगर है, उसको विचार के तौर पर हम रखें कि एक पाठक एक लेखक के विचार हैं जो संग्रहित हैं एक जगह पे, तो ये अच्छे हैं विचार, और इसमें विषय की विविधता है, काफ़ी कुछ समेटा गया है एक पुस्तक के अंदर रखा इस निबंधों के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये एक आज के दौर में जब ये विधा एक तरह से बहुत गिने चुने लेखक रह गए इस विधा में काम करने वाले और लिखने वाले, तो आपने इस पर अपना हाथ आजमाया, अपनी कलम आजमाई है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बधाई आपको। और वक्ता उसके ऊपर बोलते हैं तो ये अच्छी बात हुई कि इन्होंने कुछ उसमें जो खामी है उसकी ओर भी इशारा किया। तो सिर्फ तारीफ करना ही पुस्तक के ऊपर चर्चा नहीं है, उसमें जो कमी है उसमें जो कुछ गलती है या खामी है उसकी ओर भी इशारा किया इन्होंने। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही और अच्छा मशवरा भी दिया। खैर उसके बाद हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अनीता राकेश जी, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं उपलक्ष्य मानती हूँ कि इस उपलक्ष्य पर दोनों काम हो रहे हैं, और लेख्य मंजूषा को इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं भी देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि उनकी जो सोच और समझ है वो दोनों को साथ लेकर चलने की बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देती हूँ, पूरे लेख्य मंजूषा परिवार को। और फिर आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएँ भी, बधाई भी। और आज हम सबके सामने सिर्फ श्रोता और वक्ता नहीं है, साहित्य प्रेमी है, समाज प्रेमी है, और जिस पुस्तक की चर्चा होनी है वह साहित्य और समाज दोनों को जोड़ने वाली पुस्तक है, क्योंकि साहित्य के बिना वो लिखा ही नहीं जा सकता। तो अनुभव उसमें बोलते हैं, बहुत कुछ आगे बातें कह दी गई हैं, मैं थोड़ी सी बातें इसमें कहूँगी कि ये पुस्तक आपके जो जीवन, सबके जीवन में हमेशा एक संघर्ष होता है आदर्श और यथार्थ, यह है और ये होना चाहिए। अभी जैसे चर्चा हो गई जो इस निबंध, इसके निबंध में भी है, पाश्चात्य वेशभूषा या मन के रूप जो भी है, उसमें सब में पाश्चात्य के साथ भारतीयता है, हमारे आदर्श के साथ हमारी यथार्थ, यह होना चाहिए और नहीं है। इसलिए ये इतने सारे निबंध निकल करके आए। जहाँ तक मुझे लगता है, सुधा मैम चूँकि प्राध्यापिका रही हैं, विद्यार्थियों के बीच रही हैं, तो और मैं भी रही हूँ, तो जो गति तोरी वो गति मेरी बाकी करते हैं। मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि कैसे हम लोगों को सामना करना पड़ता है। हमारे पास प्रयोग के बहुत रास्ते हैं। हम जब उनके विद्यार्थियों, जैसे घर में अगर एक दो व्यक्ति है तो वो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए करके बोल के निकल सकता है, लिख कर निकल सकता है। लेकिन जब हम उस क्षेत्र में साक्षात रूप से उपस्थित हैं, ईश्वर ने कहिए या समय ने हमें ये मौका दिया कि हम उस क्षेत्र में उतरकर सीधे सीधे उसका प्रयोग करें, उस प्रयोग के अनुभव भी बड़े बड़े अनोखे होते हैं। उन अनोखे अनुभवों का परिणाम है ये इतने सारे निबंध, और इतने सारे निबंध
वैचारिक निबंध है। मैं इसको वैचारिक निबंध ही कहूँगी कि निबंधों की एक श्रृंखला में विचार है, ठीक है कहीं वो पूरे उसमें नहीं है, लेकिन वैचारिक निबंधों की श्रृंखला है। अब एक की तरफ तो बात मैं बाद में प्रशंसा वाली बात तो है ही, और प्रूफ रीडिंग तो वो आम बात है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रारंभ दिया है और जो समर्पण दिया है वह उसके लिए आपको शुभकामनाएँ फिर से, और आपको धन्यवाद भी, आपको साधुवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ अलग से भी लिखित रूप में भी मिली हैं, जो आपके इस पूरे जीवन के कर्म का प्रतिफल है। सर्वांगीण विकास की बात आई। सर्वांगीण मतलब हम जो बच्चों के बीच में ही आती है, चाहे वो प्रारंभिक स्तर से हो, तो प्रारंभ में विद्यालय है जहाँ एक शिक्षक मौजूद है, वहाँ माता पिता तो है ही, वो तो प्रारंभ से क्या कहें, जब अभिमन्यु ने गर्भ से ही बहुत कुछ सीख लिया, तो परिवार तो है ही, पहली पीढ़ी, माता तो पहली पीढ़ी से ही है ही। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है शिक्षा के लिए, जिसको आजकल तथाकथित शिक्षा कहते हैं, और उसी तथाकथित शिक्षा, मैं तथाकथित शब्द इसलिए जोड़ रही हूँ कि फिर उसमें आदर्श और यथार्थ का संग्राम है कि ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है, और उसी का परिणाम होता है। मैंने उस दिन एक बात कही, उसको थोड़ी सी प्रशंसा मेरे मित्रों के बीच से मिली कि मैंने ये कहा था कि वृद्धाश्रम इसलिए खुल रहे हैं कि प्ले स्कूल्स, तो प्ले स्कूल्स को खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी। बच्चा कितना अंदर से टूटता है जब प्ले स्कूल में जाता है, क्योंकि मैंने बच्चों का स्कूल भी चलाया है, जहाँ मैंने देखा है कि 2 साल 2.5 साल के बच्चों को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सामान की तरफ पटक कर लोग चले जाते हैं, और सामान की तरफ छोड़ कर चले जाते हैं, और कहते हैं कि मैम आज, और कई बार दिवाली दशहरा में हम लोगों ने बच्चों के कारण अपनी छुट्टियाँ कर दी थी। लोग छोड़ कर चले जाते थे कि छुट्टी नहीं मिली। अरे भाई छुट्टी नहीं मिली तो आप बच्चे को ले जाओ ना किसी तरह, हमें कहो ना, हम पहुँचा देंगे। लेकिन ये भी नहीं होता, घर में हम रखते नहीं। अरे दिवाली में तो एक दिन रहोगे ना, बच्चे को कम से कम। मैंने एक बहुत अच्छे परिवार, धनी परिवार का नाम मैं जाना, हम लोग थोड़े कॉलेज लेवल पर आ गए थे। उनका बड़ा बच्चा विदेशों में रहता था, बहुत पैसे थे, लेकिन उसको माता पिता से कोई लगाव नहीं था। बहुत पढ़ाया अच्छे से विदेश में, उस जमाने में जब हमारे पिताजी वगैरह विदेश की लोग कल्पना ही करते थे, उस समय में उनको भेजकर विदेश में पढ़ाया गया। लेकिन उसको अपने माता पिता से प्रेम नहीं था। क्यों? उसने यही कहा कि हमको तो इतने समय में अलग कर दिया। उसके दिमाग में ये नहीं है कि हमको पढ़ने के लिए भेजा, हमें अलग कर दिया। ये जो बचपन से दिमाग में बैठ गई बात, वो मरते दम तक उनके पास नहीं गया। तो इस ट्यूटर के, और मनोविज्ञान की भी बात आपने की, तो यही मनोविज्ञान है। और मन सचमुच एक अबूझ पहेली है। सिर्फ मनोविज्ञान का विषय है, मन तो सबके पास है, बुद्धि भी सबके पास है, ज्ञान भी सबके पास है, लेकिन मन, बुद्धि और ज्ञान का जो तालमेल है, जो उसका एक संतुलन है, जो उसका अनुपात होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। और इस मन को ही समझने की प्रारंभ से ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को सुधारने ने महसूस किया है, इसलिए उसको उन्होंने, दर्शन तो जीवन का दर्शन है ही, और दर्शन उनका विषय है, इसलिए वो हर जगह मौजूद है। लेकिन मन की इस अबूझ पहेली को उन्होंने, अब उस पर मैं अपना लोक संवरण नहीं कर पाती हूँ, जब उन्होंने सपने की बात की है कि सपने में ऐसा होता है जब मनुष्य की इच्छा पूर्ति नहीं होती, बहुत आम बात है, और ये सिद्धांत आम है कि जब इच्छा पूर्ति नहीं होती, वो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत भी है, जिसमें विज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ा होगा कि सपने में एक इच्छा पूर्ति का सिद्धांत होता है, जहाँ आपकी इच्छाएँ जागृत अवस्था में पूरी नहीं हो पाती, तो आप सपने में उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन वहाँ कई तरह के सिद्धांत हैं, सिर्फ इच्छा पूर्ति सिद्धांत नहीं है आपकी। वो मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने उस विद्यार्थियों के साथ ये प्रयोग किए हैं। अचेतन अवचेतन को तो चलिए तकनीकी शब्द हैं, जिसकी परिभाषाएँ, लेकिन हम जो झेलते हैं सीधे सीधे, हम जो देखते हैं सीधे सीधे, उस अवचेतन और अचेतन मन का योग की भी बातें आपने की हैं, अध्यात्म की भी बातें की हैं। तो एक ऐसा उदाहरण हुआ कि उस समय के लिए मैं इंटर कॉलेज नहीं था, वो इंटर की पढ़ाई होती थी, वहाँ भी कुछ अनुभव मेरे हुए। तो मैंने जिसको मैंने
मैंने ये किया है, वो गुरु शिष्य की आपने कहीं चर्चा की है किसी ने बन गई, शिक्षा जगत की बदहाली और शिक्षकों की भूमिका, वो भी मैंने कुछ अपने अनुभव शेयर किया आप लोगों के। शिक्षा जगत की बदहाली, अभी इनके मधु जी ने राजनीति की बात की। मेरा एक आलेख आया था कुछ युवाओं की भूमिका पर, कैसे कभी किसी ने मांगा कि युवा आज के भटक क्यों रहे हैं, शिक्षा की जगत की जो बदहाली है उसी तरह युवा भटक क्यों रहे हैं। उसमें मैंने पहला दोष राजनीति को भी दिया है। राजनीति वो कहीं होगी वो पत्रिका, राजनीति में इतनी उसके जो तो क्या कहें ग्लैमरस उसकी ज़िंदगी दिखाई गई है फिल्मों की, राजनीति की इतनी ग्लैमरस ज़िंदगी है, ये आन बान शान है, और पावर सत्ता की शक्ति का जो मद दिखता है वह विद्यार्थियों को, युवाओं को बहुत भटकाता है, वो आकर्षित नहीं करता, वो भटकाता है। इसलिए मैंने इसको, आप भी रिटायर हो गई हैं, मैं भी हो गई हूँ, तो पूरे अनुभव को मैंने इसलिए शेयर किया कि जितनी चीज़ें आपने लिखी है इसमें, और गुरु और शिष्य की जो बात हो रही है, शिक्षा की बदहाल स्थिति, शिक्षा की बदहाल स्थिति के लिए भी राजनीति तो जो है वो है ही, तो हम राजनीति को नहीं बदल सकते। जो हमारे भी पास है, जो हमारी ताकत है या जो हमारी क्षमता है, जो हमारा क्षेत्र है, हमारी सीमा है, हम उसके भीतर उसका बदलाव करेंगे। और मैंने जो भी जीवन में किया, जो प्रयोग किए, और मुझे लगा चलिए 100% तो न प्रयोग होंगे और न ही वो 100% सफलता होगी, लेकिन बहुत हद तक मैंने सफलता पाई। और आज भी जब 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे पढ़े हुए और खड़े हो जाते हैं, अनीता मिस, उस समय शादी नहीं थी तो मिस कर, अनीता मिस नाम से कोई सयाना सा लड़का खड़ा होता है सामने, तो बड़ी खुशी होती है कि आज आपको याद कर रहा हूँ कि इधर से जा रहा था तो आपका घर वही है। तब उस वक्त लगा कि ना व्यक्ति को घर बदलना चाहिए, ना स्वरूप बदलना चाहिए, और ताकि बच्चे पहचान सकें। गुरु की बात नहीं करते, सदगुरु की बात करते हैं। तो सदगुरु की ज़रूरत है, सिर्फ गुरु की ज़रूरत नहीं है। विकास भी चाहिए, लेकिन विनाश वाला विकास नहीं चाहिए। गुरु चाहिए नहीं चाहिए, सदगुरु चाहिए। आदर्श, आप यथार्थ से भाग नहीं सकते, लेकिन उसमें आदर्श का पोषण चाहिए। मन है, मन का संयम चाहिए। तन है, तन का संयम चाहिए। और सबके ऊपर सबका एक संतुलन चाहिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। को भी हम लोग के सामने पेश किया, हम लोग को रूबरू कराया, और बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों ने सुनी जो इस किताब में नहीं भी है। तो किताब के अंदर की बात और किताब के बाहर की बात, उनके जीवन के रंग से हम लोग बहुत अच्छी तरह रूबरू हो रहे थे, और हम लोग बिल्कुल इनकी बातों में खो से गए थे, डूब गए थे बिल्कुल। तो अब हमारे वक्ताओं से लगभग हम लोग सुन चुके हैं, और इसी बीच हमारे बीच कार्यक्रम शुरू हुआ और हमारे भाई कमल नयन श्रीवास्तव जी आ गए, और इनका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। और मैं चाहूँगा कि भैया आप चंद शब्द आज की इस आयोजन पे, जीवन के रंग पे, सुधा सिन्हा जी की किताब पे, किताब आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे कुछ शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे। कुछ भी आज आप आए तो कुछ। सिन्हा की पुस्तक मैंने अभी देखी नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं अब दूंगी, देखने के बाद मैंने देख लिया भाई, तो पढ़ने के बाद चर्चा होगी। जीवन के रंग साहित्य और दर्शन दोनों से जुड़ी रही है सुधा जी, तो उन्होंने जो समन्वय करके पुस्तक निकाली है वो जीवन का स्वरूप होगा ही, जीवन का दर्शन दर्शाएगा ही। ये अभी मधु भैया ने सुनाया कहाँ जा रहे हैं। जब बात करते हैं तो राजनीति को जरूर टच करते हैं, लेकिन केवल दर्शन और साहित्य से देश नहीं चलेगा जब तक ये हरामखोर व्यवस्था के लोग बदलेंगे। सत्ता बदल जाती है, व्यवस्था नहीं बदलती। आज कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट उनके चेले चाटियों ने उनका नाम बुरा दिया। मैं खुद जेल गया हूँ, लेकिन जो जेल नहीं गए वे पेंशन पा रहे हैं, और ये भटक रहे हैं जेल जाकर। किशोर भाई भटक रहे हैं, इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन लालू प्रसाद यादव सेनानी पेंशन ले रहे हैं। हमारा मित्र कुमार अंतम है जो गई नहीं, लेकिन कैसे बदलेगी मानसिकता, बीज में ही डालना पड़ेगा। आखिर केवल आप सत्ता बदल दीजिए उससे कुछ नहीं होगा। आप कहते हैं सरकार करे,
तो सरकार का धन उनका एजेंडा चलाने के लिए जाएगा। भैया माफ कीजिएगा, सरकार कभी भी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उस पर चर्चा होगी। आप लोगों को बहुत मैं तो चाहूँगा कि चंद शब्द आप भी कह दें, क्योंकि किताब तो सब लोगों ने पढ़ ली, आपने किताब में अपनी बात, अपने अनुभव, जिंदगी के और जीवन के रंग को उतार दिया है, लेकिन चंद शब्द आप हमारे सुनने वालों को भी उनका समाधान बताइए। मधु जी, आदित्य किशोर जी, प्यारी मेरी बहन अनिता जी तथा मधुरेश जी तथा आप सभी, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो इस महफिल को आपने सजाया और इसको सुंदर ढंग से इसका आयोजन भी हो रहा है। आज 15 अगस्त का दिन है, तो आज मेरे लिए बहुत भाग्य का विषय है कि मेरी पुस्तक जीवन के रंग का यहाँ पर लोकार्पण भी हुआ और उस पर परिचर्चा भी हो रही है। लेकिन चर्चा के पहले मैं, चूँकि 15 अगस्त है तो देशभक्ति पर कविता प्रस्तुत करूँगी। आइए सुनते हैं पहले वो कविता। देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं झुक सकता है किसी वार से। देश का झंडा नहीं झुक सकता है किसी वार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, कितनी गोली खाई हमने आजादी तब मिल पाई। कितनी गोली खाई हमने आजादी तब मिल पाई। हाथ से जाने न दे, हाथ से जाने न दे इसे कुछ जाए संसार से। कोई भी आगे डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, सबसे हमको मिल के रहना ये हमारी नीति है। सबसे हमको मिल के रहना ये हमारी नीति है। खुश हो जाएं गांधी जी, खुश हो जाएं गांधी जी जो देख ले किसी पार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने तुझको सजा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने तुझको सजा दिया। पाके तुझको डर के रहना, पाके तुझको डर के रहना है सदा इस हार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, देश हित से तो बड़ा कुछ भी नहीं सुन साथी रे। देश हित से तो बड़ा कुछ भी नहीं सुन साथी रे। सारी बातों को तुम्हें, सारी बातों को तुम्हें समझाना मुझे है प्यार से। सारी बातों को तुम्हें समझाना मुझे है प्यार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। चर्चा बहुत हुई। मैं 3 आलेखों पर प्रकाश डालूंगी जो बिल्कुल दार्शनिक है। पहला है धर्म संबंधी विचार, दूसरा है राधा कृष्णन का धर्म और शिक्षा संबंधी विचार, और तीसरा है मन एक अनबूझ पहेली। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे धर्म संबंधी विचार पर। धर्म के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य पक्ष में बाह्य कर्म कांड आता है, जैसे हिंदू धर्म में हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, मुस्लिम धर्म में हम नमाज पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में हम मोमबत्ती जलाते हैं। तो इस बाह्य कर्म कांड को ही पकड़ के लोग झगड़ा करने लगते हैं, मेरा अच्छा है तुम्हारा खराब है वगैरह वगैरह, और झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। अगर हम समझ लें यह बाह्य जो है वह बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है, तो हम आपसी झगड़े नहीं करेंगे। यह बाह्य पक्ष हुआ। इसका आंतरिक पक्ष है परम तत्व की अनुभूति। वस्तुतः वही धर्म का मेन उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचना। जो भी धर्म है वहीं तक जाना चाहता है, उसी के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करता है। वह अनुभूति कबीर को प्राप्त थी, वह अनुभूति रामकृष्ण मिशन को प्राप्त थी। ये लोग वस्तुतः
आंतरिक पक्ष को ही पकड़ के चलते हैं। तो राधा कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हमें धर्म के आंतरिक पक्ष को पकड़ना है, तभी आपस में झगड़े नहीं होंगे। तो आज के समय में राधा कृष्ण का धर्म संबंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक है। अब हम इनके शिक्षा संबंधी विचार को देखें। शिक्षा जो आज हमें मिल रही है वह केवल सूचना देती है, हमारे चरित्र का निर्माण नहीं करती है। सही शिक्षा वही है जो चरित्र का शोधन करे, चरित्र का निर्माण करे। सा विद्या या विमुक्त है, सही शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति का राह दिखाए, हमारे जीवन में सुख शांति की स्थापना करे। तो आज की जो शिक्षा नीति है वो इसी पर आधारित है। वह हमें कौशल की शिक्षा देती है, वह हमें व्यवसायिक शिक्षा देती है। एक व्यक्ति संगीत, मनोविज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा सब साथ लेके पढ़ सकता है। पहले क्या होता था, हम एक विषय पढ़ते थे, मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दिया। अब ऐसी बात नहीं, अगर मन नहीं लगा तो फिर दूसरे क्लास में हम दूसरा विषय लेंगे और फिर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो इस तरह से अब जो नई शिक्षा नीति है वो राधा कृष्ण के विचार पर आधारित है, जिसमें हमारे चरित्र का विकास होता है, हमारे कौशल का विकास होता है, हमारे गुण का विकास होता है। और कौशल जब हमारे अंदर होगा तो अपने आप हम नौकरियां पैदा करेंगे। कौशल से नौकरियां मिलेगी। जैसे मकड़ा अपने अंदर से जाल बुन जाता है, वैसे ही आज की शिक्षा हमारे अंदर कौशल डेवलप करती है, जिसके आधार पर हम नौकरियां प्राप्त करेंगे। नौकरियों के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से राधा कृष्ण बहुत सटीक बात और बहुत प्रासंगिक बात कही है। राधा कृष्ण की शिक्षा और धर्म संबंधी बात को अगर समझ ले तो समाज में व्यवस्था हो जाए, राष्ट्र में व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात जो मैं जिसको प्रकाश डालूंगा, धर्म संबंधी विचार। हम धर्म को साधारणतः, जिसकी थोड़ी चर्चा मैंने की है, तो साधारणतः कर्म कांड को ही लेके चलते हैं धर्म में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धर्म में हमें उसके आंतरिक पक्ष को देखना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आज हमारे पास समय नहीं है घंटी बजाने का, पूजा करने का, अपने चरित्र का शोधन करना है। जो जहाँ है वही वह धार्मिक बन सकता है, वह अगर सही ढंग से जीवन यापन करें। व्यवहार ही आध्यात्म की ओर ले जाएगा, लेकिन सही व्यवहार। अगर हम कर्म करेंगे अनासक्त होकर के तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक की ओर पहुँच जाएंगे। तीन सारी बातों की चर्चा मैंने की धर्म संबंधी आलेख में और राधा कृष्ण के ये उनके शिक्षा और धर्म संबंधी विचार में। अभी मैं आऊँगी राधा कृष्ण के मन की पहेली को सुझाने के लिए। राधा कृष्ण के नहीं है, मन एक अनबूझ पहेली, इसको सुझाने का प्रयास करूंगी। जैसा कि बहुतों ने बहुत कुछ कहा कि मन एक अनबूझ पहेली है। हमारे मन में संपूर्ण ब्रह्मांड सिमटा हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सिमटा हुआ है। इसीलिए कभी कभी कोई कहीं जाता है, किसी स्थान को देखता है, अरे मैं यहाँ तो आया हुआ है, या कोई व्यक्ति को देखता, अरे मैं इसको तो पहले से जानता हूँ। इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म से उसका हमारे साथ संबंध रहा है, मन में सारी अनुभूतियाँ भूत भविष्य और वर्तमान की समाई रहती हैं। तो साधु लोग उनको जागृत करके सब कुछ देखने लगते हैं, हम साधारण मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते। तो हमारा अचेतन मन, तीन प्रकार के मन के लेयर होते हैं। फ्राइड के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक है, असामान्य मनोविज्ञान के, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अभी जो चल रहा है वो चेतन है, इसके पहले जो कुछ हो गया वो अवचेतन है। अब 2 साल 4 साल 5 साल की जो बातें हैं अचेतन में जाके जमा हो जाती हैं। वे अचेतन में क्रमिक इच्छाओं के रूप में जमा रहती हैं, तो वहाँ से खुरखाट करती हैं, हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति बोलना चाहता है, कुछ बोल देता है कुछ, तो हम अरे स्त्री पकड़ेंगे, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी कारण है। जैसे कि ब्राउन ने, जो मनोविज्ञान के लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि एक व्यक्ति एक लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। अब जब ने तब उसको कहेगा मिस, और फिर सॉरी कह दे, तो उसका मिस कहना इस बात का द्योतक था कि वह व्यक्ति उससे प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। तो मन की गुत्थियों को सुलझाने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। फिर ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो मन में हुए हैं, मन के द्वारा हुए। जैसे कि एक रसायन शास्त्र का पोकले था, तो उनको रसायन शास्त्र में एक है इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलकुलेटर, बेंजीन, जो साइंस पढ़े हुए जानते होंगे। बेंजीन एक इंस्ट्रूमेंट है। केकुले एक साइंटिस्ट है, तो केकुले को समझ में नहीं आते बेंजीन कैसे बनेगा। उसने स्वप्न देखा, स्वप्न में उसने देखा कि 6 सांप एक दूसरे से घुटते हुए पूंछ पकड़ के, बस उसे मिल गया बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था। उसने देखा कि बेंजीन में भी 6 जो
कार्बन होते हैं एक दूसरे के द्वारा बॉन्ड से लिपटे रहते हैं, बॉन्ड से बंधे रहते हैं। मैं तो साइंस नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ इस तरह से उन्होंने बेंजूम की रचना कर ली। और आज का जो साइंटिस्ट है वो बताता है कि जो उनका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही था। उस समय तो साइंस डेवलप नहीं था, कोई नहीं जान पाया, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन्होंने केपलर ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। तो कहने का मतलब है कि हमारा अंकस्तर जो है हमारे गुरु की तरह है, उसमें पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, सब कुछ समाया हुआ है। तो साधु लोग उसको जागृत करके सब कुछ देखने लगते हैं। लेकिन हम लोग लेमैन है, हम तो अपने साधारण जीवन को ही भ्रष्ट बना रहे हैं, तो हम क्या उसको जागृत करेंगे। तो फिर एक अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो उन्होंने देखा, रात में स्वप्न देखा कि मेरी लाश एक बक्से में बंद है। और लोगों ने कहा कि दूसरे दिन उसी तरह से उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई और उनकी लाश बक्से में बंद मिली। यानी उन्होंने आगे वाली घटना को देख लिया था। इसी तरह से जूम एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया कि एक सिपाही है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर के मर गया। तो उसके पॉकेट से एक डायरी निकली, उस सिपाही के पॉकेट से, उसमें लिखा हुआ था कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, पैर फिसल गया और मैं गिर के मर जाता हूँ। यह स्वप्न उसने देखा रात में और कल उसकी उसी तरह से मृत्यु हुई। यानी ड्रीम्स आर ऑफ फोरटेलिंग नेचर, सपने भविष्य होते हैं। यानी हमारे मन में पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। तो इस तरह से मन एक अंकुश पद्धति है, उसमें बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। आगे मैं सोचती हूँ कुछ और लिखूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन एक मर्फी की पुस्तक है, जिन्होंने ये सारी बातें उसमें लिखी हैं, मन एक अंकुश पद्धति। तो बहुतों लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो मैं बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य बोल की एनर्जी खत्म की, कुछ हमें भी सिखाया आपने। तो ये 3 जो आलेख थे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना था, क्योंकि ये आलेख थोड़े सा दार्शनिक थे। धन्यवाद, नमस्कार। सुन रहे थे तो जीवन के रंग किताब की लेखिका, उनके उद्गार सुन रहे थे। और अब हम लोग आज के इस आयोजन की, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रमेश कमल सर से। उनके वक्तव्य सुनते हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन सुनते हैं। इसके आवाज नहीं आ रही है, आवाज का इस परिचर्चा में बुलाने के लिए लेख मंजूषा के उपाध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष को बहुत सारी बातें, सारगर्भित बातें कह दी गई हैं। मैं जो कुछ कहूँगा जीवन के रंग सीमित संख्या में अपनी पहचान बचाते थे, लेकिन जब से डिजिटल रंगों का युग आ गया है, तब से प्रोफेसर सुधा सिन्हा को 4 इंद्रधनुष भी कम पड़ने लगे। यही कारण है कि उन्होंने 28 आलेख के माध्यम से जीवन में रंगों की तलाश करने का प्रयास किया। इन्होंने जो उसमें सीरिटम दिया है, सीरियल दिया है, उसको हमने कुछ बदल दिया है और उस हिसाब से जो इन्होंने 28 अपने विचार लेख में दिया है, वह सर्वांगीण विकास, सर्वधर्म सद्भावना, परिवार संस्कारों की पाठशाला, टूटते परिवार, दहेज एक अभिशाप, बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा, पाश्चात्य का अंधा अनुकरण, आदर्श गृहिणी, वैलेंटाइन डे और प्यार, दर्शन, जीवन दर्शन और कोरोना काल में जीवन दर्शन, विज्ञान दर्शन और आध्यात्म, बुजुर्ग पीढ़ी और युवा पीढ़ी का तालमेल, मोबाइल, युवा वर्ग की मानसिकता, परीक्षा फल और बेबसी, शिक्षा जगत की बदहाली और शिक्षकों की भूमिका, भ्रष्टाचार की रोकथाम, हुनर और रोजगार, नलिन जी और स्त्री शक्ति, संगति का असर, रिश्तेदारी, त्योहारों की प्रासंगिकता, मानव मन एक अनबूझ पहेली, मानव धर्म और रविन्द्रनाथ ठाकुर, राधा कृष्ण के शिक्षा एवं धर्म संबंधी विचार और अम्बेडकर के सामाजिक समरसता का सिद्धांत,
ये 4 इंद्रधनुष में आपने ये 28 रंग अपने समेट कर जीवन के रंग नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इन तरह के विषयों पर दार्शनिक मन की धनी विदुषी प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा ने जीवन के रंग तलाशने में महारत हासिल की है। पंच महाव्रतों ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के पालन से व्यक्ति, परिवार और समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण नहीं करके सिर्फ उसकी अच्छाइयों को ही स्वीकार करना चाहिए। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगे हमारे स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, इसलिए इनका यथासंभव न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। बदलते परिवेश में महिलाओं की वेशभूषा उनकी जीवन शैली से प्रभावित होनी चाहिए। लालटेन जलाने के पहले लालटेन की कांच को भली भांति साफ करके कांच लगाने से ही रोशनी का भरपूर साक्षात्कार किया जा सकता है। चरित्र शोधन नैतिक मूल्यों को जीवन में उतारने से ही संभव है। खुद को पहचाने बिना ब्रह्म को पहचानना कठिन है, यही जीवन दर्शन है। कोरोना काल में जीवन की सार्थकता इसी में थी कि हमारे आसपास कोई कोरोना ग्रस्त न हो। हम अकेले सुखी नहीं रह सकते, अतः विश्व बंधुत्व की भावना ही जीवन दर्शन के समीप है। परिवारों के संस्कारों की पाठशाला माना गया है। परिवार का महत्व भारतवर्ष में शुरू से ही रहा है। अब पश्चिम जगत में भी इसका महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। टूटते परिवार लेख में भारत के संयुक्त परिवार की कल्पना की उपादेयता बताई गई है। लेखिका ने दहेज को एक अभिशाप के रूप में चित्रित किया है। वैलेंटाइन डे को पश्चिम जगत से आयातित अनावश्यक त्यौहार माना है। प्रेम के अनावश्यक प्रदर्शन से बचते हुए विश्व को कल्याण मार्ग पर ले जाने के लिए प्यार की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत में त्योहारों की परिकल्पना के पीछे छिपी भावना की पड़ताल की गई। सूर्य के उत्तरायण प्रयाण, नई फसलों का उत्सव पर मनाए जाने वाले त्योहारों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक समरसता, भाईचारा के पर्व होली, प्रकाश पर्व, दीपावली एवं राष्ट्रीय त्योहारों 15 अगस्त और 26 जनवरी की चर्चा की। आदर्श गृहिणी के प्रेम, सहयोग, कार्यकुशलता, विवेक पर ही किसी घर की सुख समृद्धि निर्भर करती है। इसलिए आदर्श गृहिणी को गृह लक्ष्मी की संज्ञा भी दी गई है। युवा वर्ग की मानसिकता और युवा और बुजुर्ग पीढ़ी के बीच में तालमेल की आवश्यकताओं और कमी का उल्लेख करते हुए परीक्षा प्रणाली की चर्चा की गई है। बताया गया है कि परीक्षा में कम अंक पाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इसलिए अवसाद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धोनी पढ़ाई में कमजोर थे तो क्रिकेट में शीर्ष व्यक्ति बन गए। आइंस्टीन गणित में फेल हुए तो महान वैज्ञानिक। शिक्षा जगत की बदहाली और शिक्षकों की भूमिका, भ्रष्टाचार की रोकथाम, अम्बेडकर के सामाजिक समरसता के सिद्धांत, मानव धर्म और रविन्द्रनाथ ठाकुर, राधा कृष्णन के शिक्षा एवं धर्म संबंधी विचार, मनोवैज्ञानिक कथाकार आचार्य नलिन त्रिलोचन शर्मा के नारी मन के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण इत्यादि अनेक विषयों के साथ साथ मानव मन एक अद्भुत पहली पर भी दार्शनिक विज्ञान में स्वर्ण पदक प्राप्त प्रोफेसर सुधा सिन्हा ने सुंदर सुलेख प्रस्तुत किया। और चुन्नू मुन्नू के कारनामे में बाल साहित्य की चर्चा के बाद जीवन के रंग में अनेक रंगों का रोचक उल्लेख करने के लिए लेखिका को आकार व्याख्या इन्होंने की। और इसी के साथ आज के पुस्तक पे जो चर्चा हो रही थी जीवन के रंग पे, इसको विराम देते हैं और आगे हम लोग हमारे